तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक बढ़िया टॉपिक से जिसका नाम है प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है? असल में हम ये देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो प्रकाश आपको दिखाई देता है दिन के समय में, जब आप चीज़ों को देखते हो तो आप ये नोटिस करना कि आपको कोई भी रंग विशेष रूप से महसूस नहीं होता है। हालांकि वस्तुओं के रंग आपको दिखाई देते हैं, ये पीले रंग है, ये लाल रंग है यहाँ पर, और ये नीला रंग है, ठीक है, ये आपको दिखाई देते हैं। लेकिन असल में ये जो प्रकाश जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो, वो उसके अंदर वो जो रंग है वो कैसे, अगर आपसे ये कहा जाए क्या सूरज के जो प्रकाश होता है, जो साधारण प्रकाश आपको दिखाई देता है, क्या उसमें भी अलग अलग रंग होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। क्या हम उनको देख सकते हैं? तो बिल्कुल हम उनको देख भी सकते हैं और उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग करके दिखाओ तो फिर, अब अलग अलग करके दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। अब एक ऐसा ही यंत्र है हमारे पास, प्रिज्म, ये रहा। तो होता क्या है, प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशिक माध्यम है जिसकी सहायता से साधारण प्रकाश को या किसी प्रकाश को इसके अवयव रंगों में, मूल अवयव रंगों में तोड़ा जा सकता है। जैसे अभी सफ़ेद लाइट है, अगर आप थोड़ा सा महसूस करो और देख सको तो मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा। यहाँ से ये देखो, आपको हल्का सा कलर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हालांकि अगर दिन की रोशनी होती तो और अच्छी तरीके से, पर अभी भी आपको दिख रहा होगा ये कलर। देखो यहाँ, आप देखो, दिख रहा है, शेड में आपको और साफ नजर आएगा। ये देखो, अब आप बताओ, रोशनी तो कौन सी पड़ रही? सफ़ेद ही पड़ रही है, ठीक है, लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, कई रंगों में तोड़ दिया, देख रहे हो आप। और एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, एक तरफ से लाल है, एक तरफ से नीला है, बैंगनी है ना। तो यहाँ हम कहेंगे ये किसकी मदद से हो पा रहा है? प्रिज्म की मदद से। तो प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से प्रकाश को इसके मूल अवयव रंगों में विभाजित या विक्षेपित किया जा सकता है, ठीक है, प्रिज्म कहलाता है। अब इसी को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, देखो। अब आपको बता दूं कि बड़े मज़ेदार लेक्चर्स मैं लगातार रिकॉर्ड करता रहता हूं, शॉर्ट्स में आप जाकर देख सकते हैं। प्रिज्म के लिए मैंने सच में आपको देखना कि सच में प्रकाश किरण कैसे प्रिज्म के अंदर जाती है, कैसे अंदर जाके बिहेव करती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे। तो वो वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उनको आप ज़रूर इसी चैनल पर विजिट कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि इसी तरह के लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक से मिलने वाले हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो 12वीं क्लास में अगर आप हैं तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप उन टॉपिकों को कम से कम तैयार करें। पूरा चैप्टर तो नहीं, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ज़रूर आप तैयार करें। अब मैं बनाने जा रहा हूँ उसका चित्र। देखो ऊपर से देखने पे कैसा नज़र आ रहा है, मैं ऐसा ही चित्र बनाऊंगा। देखो यहाँ पर ऐसा ही तो आपको दिखाया ना प्रिज्म, ऐसा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल प्रिज्म ऐसा ही होता है। देखो बारिश की बूंदें अगर आपने नोटिस की होंगी तो कई बार इंद्रधनुष आपने देखा होगा, स्काई जिसको हम रेनबो बोलते हैं, वो आपने देखा होगा, बारिश के अंदर वो भी नजर आपको आ जाता है। तो वहां अगर ऐसा हो रहा है तो पानी की बूंदें भी प्रिज्म का काम कर रही है। हर वो चीज जो किसी रंग को उसके मूल अवयव रंगों में, मूल अवयव को मतलब जिनसे ये बना हुआ है, जैसे सफेद प्रकाश बना हुआ है, साधारणतः हम एक पैटर्न याद रखते हैं विव की ओर, अभी मैं आपको बताऊंगा, पर ये प्रिज्म है, ठीक है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो यहाँ प्रकाश गया। अब सोचो कि प्रकाश, ये जो चित्र है इसको डीपली बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये प्रिज्म, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये प्रिज्म हो सकता है? जी नहीं, ये प्रिज्म नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 7 रंगों में इसको तोड़ नहीं रहा, एक भी रंग में नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। ये साधारण कांच है, लेकिन ये प्रिज्म है, ये देखो ये तोड़ रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको डीपली बनाने की कोशिश करेंगे, डिटेल के साथ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चित्र आपने कई जगह पर देख लिया होगा। अब आप उसको समझना भी, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे ऐसे। ये लेक्चर प्रिज्म के सारे टॉपिक को क्लियर कर देगा, आप ध्यान से देखते रहना। अब प्रकाश किरण गई, ऐसे गई। अब अमूमन जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म है ये कांच का है ना, और ये रखा हुआ किसमें, हवा में, यानी कि बाहर इसके क्या है, बाहर इसके विरल माध्यम है, और ये खुद में क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाता है, या सबसे पहले हमें देखना होता है कि आगे का रास्ता कौन बताएगा, अविलंब। तो हम इस प्रश्न पर, नाम इसका कुछ भी रख लेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रश्न पर हम क्या डालने वाले हैं, कि लंब डालने वाले हैं, डाल दिया लंब। अब बताओ, प्रकाश जैसे ही किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो जाना तो चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन चूंकि यहां पर क्या हो रहा है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, ऐसे है ना,
लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या हुआ अपवर्तन, तो उसके कारण जो प्रकाश है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ गया, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे जा रहा है। चलो आगे का भी देखते हैं। अभी इस पर डालेंगे हम लंब, डाला इस पर लंब। अब जब आपने इस पर लंब डाला तो अब आप मुझे बताइए हमारे पास क्या है, अभिलंब है। अब जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब या जाना तो चाहिए था इसको, कैसे देखो ऐसे, ऐसे है ना, लेकिन अभिलंब से ये दूर हट जाएगा, ठीक है। जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, सीधा है ना, लेकिन क्या होगा, ये हट जाएगा दूर अभिलंब से, ठीक है। तो ये बनाने की जरूरत नहीं। तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये होता है निर्गमित किरण, निर्गमित का मतलब निकलने वाली, निर्गमित, इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मित किरण, ठीक है। अब यहां भी एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो ये है निकल कर जाने वाली किरण की दिशा, ये है आने वाली किरण की दिशा, इनके बीच में एक कोण है। अगर ध्यान दिया हो तो मैं ध्यान दिलाता हूं, देखो ये कोण बन रहा ना, देखो ये है निर्गमित किरण की दिशा और ये है आपतित किरण की दिशा, इनके बीच में एक कोण बन रहा है, ये बन रहा, इसका नाम जानते हो क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। क्योंकि आप ये देखना प्रकाश इसके प्रिज्म के अंदर आके भटक गया, टूट गया, बिखर गया, तो जितने कोण पर जितना ज्यादा बिखरा, ये कौन बताएगा, विचलन कोण। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो ये चित्र आपके सामने कई बार आया होगा, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास है अभिलंब और यह आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम बोलते हैं आई, आपतन कोण। ये है, ये हमारे पास क्या है, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इनके बीच बनने वाले कोण को हम बोलते हैं आर, अपवर्तन कोण। ऐसे यहाँ आर डैश, निर्गमन कोण होता है आई डैश, ठीक है। तो ये चित्र आपने कई बार देखा होगा, पर ये चित्र बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर विचलन कोण की, ठीक है। अब विचलन कोण की डेफिनेशन, किसी प्रिज्म के लिए आपतित किरण, ये ना आपतित किरण की दिशा तथा निर्गमित किरण की दिशा, ये के बीच बने कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं, प्रिज्म के लिए विचलन कोण कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है हमारे पास? नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आपको एक चीज बताता हूं। अब देखो आपने अभी क्या देखा था, अभी देखा था कि जैसे ही आप सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हो तो ये 7 रंगों में या इस ये मूल अवयव रंगों में टूट जाता है, दिख भी रहा होगा आपको। तो ये घटना क्या कहलाती है? अब विशेष स्थिति पे ऐसे नहीं है, देखो यहां भी तो है लेकिन नहीं टूट रहा ना, यह घटना क्या कहलाती है? प्रिज्म का सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब इसमें जो कलर है अगर ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि रेड से लेकर वायलेट यानी कि लाल से लेकर बैंगनी रंग तक है, ठीक है। तो उनको याद रखना, विबग्योर, ये सुना भी होगा आपने शब्द पहले, विबग्योर, वी फॉर वायलेट। मैं अभी आपको इनकी फुल फॉर्म भी बताता हूँ, ये आगे जाके भी कंपटीशन में काम आएंगे आपको, ठीक है। तो अब कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई प्रिज्म में जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वो क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग बिहेव करता है, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का पर्तनांक अलग अलग होता है अलग अलग रंगों के लिए, ठीक है। या प्रिज्म में जो विभिन्न प्रकाश की जो गति होती है, रंगों गति होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। वेग क्या होता है? अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा वेग किसका होता है? कोई आपसे पूछे तो जिसकी अच्छा, वेग ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर समझ रहे हो? अब वेग ज्यादा होने का मतलब ये है कि कौन सबसे फास्ट है और कौन सबसे स्लो है। तो सबसे फास्ट की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, बड़ा आपने न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। चलो खैर, अभी पहले इसकी बात करते हैं। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका वेग सबसे कम, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका वेग ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी ये पैटर्न मैं आपको समझा के रहूँगा, पर पहले आप देखो यहाँ पर सफ़ेद प्रकाश गया, ये श्वेत प्रकाश, श्वेत या सफ़ेद प्रकाश है ना। अब ये टूटेगा, देखो सबसे पहले रंग कौन सा निकलेगा ऊपर से, ये ध्यान रखना, ऐसे, ठीक है। और सबसे बाद में कौन सा कलर निकलेगा? वायलेट, ठीक है। तो इसके बीच में ही सारे के सारे कलर पैटर्न है, ठीक है। जैसे कि ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, देखना कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, ठीक है। अब मैं पैटर्न इनके बता देता हूँ आपको। जो पहला आपका कलर रहेगा वो रहेगा रेड,
जिसको बोलते हैं हम लाल, ठीक है। और जो लास्ट वाला कलर है वो है हमारा वी, वायलेट। वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी, या फिर कह सकते हैं बैंगनी, ठीक है। बैंगनी मेरे पास डॉट है नहीं, वरना बताता आपको। अब इसके बाद में आता है वी, आ गया। वी के बाद में आता है आई। आई का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो यानी कि जामुनी, ठीक है। और इसके बाद में आता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप भूल चुके होंगे, इसलिए आपको दोबारा बताई जा रही है। ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, ठीक है। फिर कौन है? ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा, ठीक है। फिर कौन है? येलो, पीला, ठीक है। फिर कौन है? ऑरेंज यानी कि नारंगी। तो ये आपके पास कुछ पैटर्न है, ठीक है। काम की बात में अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मल्टीपल चॉइस यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। अब देखो कैसा गजब का ये पैटर्न बनने वाला है, इससे मल्टीपल चॉइस कैसे निकलने वाले हैं आप याद रखना। विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। विबग्योर याद रहेगा, यानी कि वायलेट बैंगनी, इंडिको जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। अब देखो तीर का निशान देखो मैंने क्या लगा रखा ऊपर से नीचे। तो कुछ पैटर्न है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला जो पैटर्न है वो है हमारा तरंगदैर्ध्य का, तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम। देखो तुम्हें ये चीज़ है ना तैयार करनी चाहिए, बेसिक यहीं से तैयार होता है, ठीक है। या तो आप जल्दी जल्दी सीखना है तो कहीं भी जाकर आप देख लो, वहाँ से सीख लेना। अब अगर डीपली सीखना तो डीप देखो, जल्दी जल्दी सीखोगे तो एक बार सीखोगे दोबारा फिर सीखना पड़ेगा, तीसरी बार फिर। डीपली सीख लोगे तो वो एक ही बार में काफ़ी है, इसीलिए डीपली समझो। तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम यानी कि ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ेंगी, और तरंगदैर्ध्य बढ़ने का मतलब हम समझेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है, तो ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड की। और सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की। किसकी होगी? वायलेट की। वायलेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जामुनी, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी। ये बात पक्की हुई। चलो दूसरा, अब तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब आवर्ती क्या हो रही होगी? घट रही होगी, क्योंकि आवर्ती होती है ये। तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है तो आवर्ती क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम? आवर्ती का घटता क्रम, आवर्ती का घटता क्रम। तो जी ऊपर से नीचे आने पर आवर्ती क्या होती है? कम होती है। तो सबसे ज़्यादा आवर्ती किसकी होगी? सबसे ज़्यादा आवर्ती होगी, अब किसकी होगी सबसे ज़्यादा आवर्ती? ऊपर से नीचे आने पर आवर्ती क्या होती है? कम होती है ना। तो आवर्ती का घटता क्रम, तो ऊपर सबसे ज़्यादा आवर्ती होगी प्रकाश की, है ना। तो बैंगनी रंग की आवर्ती क्या है? सबसे ज़्यादा है। और लाल रंग की आवर्ती क्या होगी? सबसे कम होगी। अच्छा तो मैं इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताऊँ। देखो तरंगदैर्ध्य का क्या असर पड़ता है, आपने डीपर देखे हैं बाइक में, या जो रात के समय ट्रक वगैरह में लगे रहते हैं डीपर लाइट, आप देखना वो ज़्यादातर क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं, या फिर ऑरेंज के होते हैं, या ज़्यादातर लाल ही रंग के होते हैं। तो लाल रंग के क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होने का मतलब स्पीड क्या है? लाल रंग की सबसे ज़्यादा है। अब स्पीड अगर ज़्यादा है यानी कि वेग या चाल सबसे ज़्यादा है, तो अगर 7 घोड़े दौड़ा रहे हो आप मैदान में, तो जो सबसे तेज़ घोड़ा दौड़ रहा होगा वही तो सबसे पहले पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे। तो सबसे तेज कौन चलेगा? जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी? ज्यादा होगी। तो तरंगदैर्ध्य ज्यादा किसकी है? रेड की। तो रेड सबसे पहले दिखाई देगा आपको, इसीलिए डीपर जो होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। खतरा देखा आपने? खतरे के निशान में ना ऐसे बनाते हैं, कई बार खोपड़ी ऐसे बना देते हैं ना। तो खतरे का निशान भी लाल रंग का होता है। क्यों होता है खतरे का? क्योंकि हम चाहते हैं कि खतरा सबसे पहले दिखाई दे हमें, कहीं भी अगर डेंजर है। रेल में देखा होगा आपने, लाल रंग से रोकी जाती है रेल, है ना। ऐसा कहा जाता है कि तो खतरा जो है ना, जब भी खतरा आता है तो हम क्या करते हैं? लाल रंग का यूज़ करते हैं उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी रंग की तुलना में लाल रंग सबसे तेज़ सिग्नल देता है, ठीक है। टावर वगैरह पर देखा होगा रात के समय पे लाल रंग का बल्ब जला रहता है, वो इसीलिए ताकि दूर से जो विमान आ रहे हैं, वायुयान आ रहे हैं, वो टकराए ना। दूसरे कलर भी तो हो सकते थे लेकिन दूसरे कलर नहीं लिए, ठीक है।
तो देखो अब ध्यान से, इसके अलावा भी मैं आपको एक जोक के रूप में बता देता हूँ। भाई शादी ब्याह में आपने देखा होगा लड़कियां जो है ना अक्सर लाल जोड़ा पहनती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न, ये मजाक वाली बात है, उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न यही रहता होगा कि सबसे पहले वही दिखाई दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरा क्या है, वेग का या चाल का, चाल का क्या, कौन सा क्रम, चाल का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, अब ये तो थी बात। अब चौथी बात, ये तो 10वीं क्लास में आपने सीखी होगी। अब है विचलन कोण का, विचलन कोण का, कोण का घटता क्रम, ये ध्यान रखना। अब विचलन कोण का घटता क्रम का मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, विचलन कोण कम होता जाएगा। यानी कि अगर कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि किस रंग के लिए विचलन कोण का मान अधिकतम है, तो सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, देखो ये प्रिज्म था, लाल तो पहले ही निकल गया। ठीक है, और सबसे लेट कौन निकला, बैंगनी। तो सबसे ज्यादा विचलन कोण किसके लिए होगा, बैंगनी रंग के लिए होगा, और सबसे कम किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए। ये बहुत बार पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस में। तो प्रिज्म के लिए विचलन कोण सबसे ज्यादा किस में के लिए होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, ऊपर नीचे की ओर जाने पर घट रहा है ना, और सबसे कम किसके लिए होता है, रेड के लिए। ये मल्टीपल चॉइस में आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक और है ऊर्जा, ऊर्जा का कौन सा क्रम होगा, घटता क्रम, घटता क्रम। छठा आपके सिलेबस से बाहर है पर बताता हूँ, प्रकीर्णन का, प्रकीर्णन यानी कि फैलने का घटता क्रम। सबसे ज़्यादा कौन फैलता है, ये कलर फैलेगा, और सबसे कम कौन फैलेगा, रेड कलर फैलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तैयार होनी चाहिए, मल्टीपल चॉइस में आपको काम आ सकती है। आगे चले, देखो अब अगर इस लेक्चर को आप यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं आपको कहूँगा ये डेरिवेशन आपको करके ही जाना है, इसमें कोई कोताही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कहें प्रिज्म का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। 3 नंबर में डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, पूछते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण के बीच एक संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म बनाते हैं, वो जो डायग्राम बनवाया था ना अभी आपको, वही बनाना है, पर देखो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये त्रिकोणीय प्रिज्म है ना, असल में ऐसा होता है 3D में अगर आप देखो तो। ठीक है, पर आपको ये ऊपर से देखने पर क्या दिखाई दे रहा होगा, त्रिकोणीय दिखाई दे रहा होगा, वही मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब प्रकाश क्या होगा, अगर ये सीधा जाता तो ऐसे जाता, ये है आपतित किरण और ये आपतित किरण की दिशा है, लेकिन मुझे ये देखना है कि कहाँ तक जाएगा या किस दिशा में जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अभिलंब बना लूँगा। ये चित्र आपको बनाना है, मैं आपको प्रोसेस भी बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो अब प्रकाश विरल से, विरल माध्यम है ना, ये विरल माध्यम है, और विरल से ये सघन माध्यम में जा रहा है प्रकाश। ठीक है, इसका सापेक्ष अपवर्तनांक n है। तो प्रकाश क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो जाना तो चाहिए था ऐसे, पर कैसे जाएगा, ये ऐसे मुड़ गया ना अभिलंब की ओर। अब आगे किस तरफ को जाएगा और कैसे जाएगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से एक लंब डाल दिया, है ना। तो अब बताओ प्रकाश क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। जाना तो ऐसे ही था, लेकिन ये दूर हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, ये है आपतित किरण की दिशा। ठीक है, साफ सुथरा सा बना देते हैं, ये आपतित किरण की दिशा है। ठीक है बच्चों, अब आपतित किरण की दिशा, और ये है निर्गमित किरण की दिशा। निर्गमित का मतलब जो निकल कर जा रही है, इसके बीच बनने वाले कौन को हम बोलते हैं, डेल्टा एम। ठीक है, कोई डाउट है, ये हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा एम। बड़ा सा चित्र में बनाता हूं। अब हम यहां पर मार्किंग कर लेंगे, ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ये क्या है, निर्गमित किरण। निर्गमित का मतलब निकल कर जाने वाली, निर्गमित किरण। ठीक है, इमरजेंट रे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपतित किरण हुई। ठीक है, अब कुछ और मार्किंग कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये P है, ये Q है ना, ये हमारे पास मान लो D है, ये हमारे पास QR है ना, ये कुछ भी आप नाम रख लो जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पर जो कि जाननी ज़रूरी है, और वो ये है, ये आपतित किरण थी, कन्फर्म। अब आपतित किरण और ये क्या है, ध्यान से देखो, ये है अभिलंब, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कौन होता है हमारे पास, आपतन कोण I।
ये क्या है, अपवर्तित किरण है, निकल कर जा रही है ना, और ये है अभिलंब, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम बोलते हैं आर। ठीक है यहाँ तक। ये है निर्गमित किरण, और निर्गमित किरण के बीच और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं निर्गमन कोण, आई डैश, तो हम इसको कह रहे हैं आर डैश। ठीक है, अभी सोचने वाली बात है भाई कि ये क्या है, ये क्या है, लंब है, अभिलंब है, किस पर, ए बी पर, तो यहाँ कोण कितने का बन रहा होगा, खो मत जाना इस डायग्राम में, यहाँ बन रहा होगा कोण 90 का। ये भी क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, तो ये कोण कितने का बना रहा होगा, 90 का। ये बात तो अपने दिमाग में बैठा कर चलनी ही चलनी है। अब यहाँ भी एक कोण बन रहा है, दिख रहा है, और यहाँ भी एक कोण बन रहा है। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ कोण कितना बन रहा है, अब लगाओ थोड़ा दिमाग। ये कोण अगर आई है तो पक्की बात है ये भी क्या होगा, आई होगा। अब अगर मैं इतना कोण आर कह रहा हूँ तो ये कितना बच गया, आई माइनस आर बचेगा ना। तो यहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए कितना होगा तो आई माइनस आर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे, माना तो आप कर लेंगे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो माना कोई प्रिज्म है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n है, प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण PQ तिरछी आपतित होती है, इसके पश्चात ये अपवर्तित होकर दूसरे सिरे AC से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ हमें प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के बीच संबंध स्थापित करना है। संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है। अब यहाँ से समझना शुरू करना, एक एक स्टेप, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, देखो त्रिभुज, शुरुआत करते त्रिभुज, देखो QDR दिख रहा क्या, QDR में देखो QDR दिख रहा है एक त्रिभुज। अब जो त्रिभुज नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ, लो ये है QDR, ये है हमारे पास डेल्टा, ये हमारे पास I माइनस आर, और ये है हमारे पास I डैश माइनस आर डैश, यही है ना। तो बहिष्कोण सामने वाले दो, आपने बहिष्कोण के बारे में पढ़ा, तो बहिष्कोण जो होता है वो सामने वाले दो कोणों के ओके बराबर होता है। तो यहाँ बहिष्कोण कौन है, ध्यान से देखो, ये कोण क्या है, बहिष्कोण ही तो है। जो डेल्टा है वो किसके बराबर होगा, सामने वाले दो कोण, एक तो ये रहा कोण और एक कोण ये रहा, तो यहाँ पर I माइनस आर प्लस I डैश माइनस आर डैश। ठीक है यहाँ तक। या अगर आप इसको ढंग से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, I को I डैश के साथ लिख लो और माइनस आर को आर डैश के साथ लिख लो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं आगे। यहां आपसे मैं पूछूं न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कह सकते हो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अब आप कह रहे हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यानी कि जब डेल्टा यानी कि विचलन कोण किसके बराबर हो, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो, यानी कि डेल्टा किसके बराबर हो, डेल्टा m के। अब मैं ये कैसे मान लूं कि यार न्यूनतम विचलन हुआ, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। अगर जैसे आप किसी शराब खाने में गए और वहां आप बिल्कुल होश में गए थे और होश में ही आ गए, तो इसका मतलब आप भटके नहीं दुनिया की बुराइयों से। वहां भले ही कितनी भी शराब पी गई लेकिन आपने उसको हाथ नहीं लगाया, आप विचलित नहीं हुए। ऐसे ही प्रकाश किरण जब जितने कोण पर गई है, अगर वो उतने ही कोण पर वापस आ जाए तो हम ये कहेंगे कम से कम भटकी है, फिर भटकी ही नहीं। ठीक है ना। तो पक्की बात है, अगर आई किसके बराबर हो, आई डैश के, यानी कि जिस कोण से गया उस कोण से ही निकल कर आ गई, या आर किसके बराबर होगा, आर डैश के। तो अगर विचलन कम से कम हुआ है, न्यूनतम हुआ है, तो फिर आई किसके बराबर होगा, आई डैश के, या आर किसके बराबर होगा, आर डैश के। ठीक है ना। अतः अब रखो ये मान, तो डेल्टा की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं, डेल्टा एम बराबर आई और आई तो कितना हो जाएगा अब हमारे पास 2i, जब दोनों बराबर ही है, माइनस आर और आर कितना हो जाएगा 2r। इसको इधर ले लो आप, तो डेल्टा m प्लस 2r बराबर कितना आ जाएगा 2i। यहां से i का मान निकाल लो, i का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा m प्लस 2r, ये दो कहां जाएगा भाग में। यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चले। अब देखो मेरे पास आई तो आ गया, मुझे क्या चाहिए, आर भी चाहिए, तो मैं आर भी निकालने का जुगाड़ करता हूं। देखो अभी आप देखना ध्यान से, एक आपको चतुर्भुज दिखाई देगा, नहीं दिखाई दिया तो देखो चतुर्भुज मैं लिखता हूं QAR
आर ई में। देखो क्यू ए आर ई बन रहा है कुछ ऐसा ही पतंग की तरह, दिख रहा। तो क्यू ए आर ई में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। भाई ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ये फिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं जो कोण ए क्यू है प्लस ये कोण हुआ प्लस ये कोण हुआ प्लस ये कोण हुआ प्लस ये कोण हुआ, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, है ना। लेकिन हमें तो ये बता कि भाई Q और R, ध्यान से देखना, अभी हमने क्या कहा था, लंब है ये। अगर ये लंब है तो ये कितना का कोण होगा 90 का, और ये भी कोण कितने का होगा 90 का। तो ये दोनों कोण तो 90 के हैं। अब अगर 90 के हैं तब अब मान रखो इनके यहाँ पे, तो ये भी 90 और ये भी 90। तो अब हमारे पास 90 प्लस A प्लस 90 प्लस E बराबर 360। बताओ 90 और 90 कितना हो गया 180। इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 180। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोण A प्लस कोण कोण E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों। देखो 90 और 90 कितना होता है 180 होता है। 180 जब 360 में घटेगा तो कितना बच जाएगा 180। ध्यान रखना, यानी कि हमें पता लग गया जो कोण A प्लस कोण E है वो 180 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज और दिखाता हूँ, QRE में। अब त्रिभुज में चलो, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये हमने पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये देख लो R दिख रहा है, ये कोण R, ये कोण दिख रहा R डैश, और ये कोण कितना है जो भी है E है। तो हम कह सकते हैं R प्लस R डैश प्लस E बराबर कितना होगा 180। ठीक है, या चूंकि R और R तो बराबर थे तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 2R प्लस E बराबर कितना आ गया 180। पर 180 तो किसके बराबर था A प्लस E के बराबर था। तो हम लिख सकते हैं कि 2R प्लस E बराबर कितना A प्लस E। ठीक है, इससे ये साफ हो गया। तो मेरे पास 2R का मान कितना आया A आ गया, यानी कि 2R जो है वो किसके बराबर है कोण A के बराबर है। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं R बराबर कितना होगा। चलो बताओ R बराबर कितना होगा, जगह कम है तो थोड़ी यहां लिख देता हूं मैं, एडजस्ट कर लेना अपने आप। तो R का मान बताओ कितना होगा, यहां से तो 2 कहां जाएगा भाग में, तो R बराबर कितना आ जाएगा A/2 आ गया। देखो अब मजे की बात, आपके पास I भी आ गया, आपके पास R पे आ गया। अब हम इस डेरिवेशन को चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दोनों मान ध्यान रखना, एक तो R का मान ध्यान रखो और एक I का मान ध्यान रखो। अब मैं इसको सवाल को करके दिखाता हूं, आपको स्पेस कम है इसीलिए। तो जी अब देखो, आपके पास ना I की वैल्यू कितनी आई थी, ध्यान दो। I की वैल्यू हमारे पास थी, पिछली जो इक्वेशन थी उसको आपने ध्यान से दिया होगा, तो डेल्टा M प्लस 2R/2। लेकिन 2R किसके बराबर था, अभी आपने देखा 2R बराबर था A के। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा M प्लस 2R की जगह लिख सकता हूँ A/2। तो I का मान तो ये आया, और R का मान हमारे पास क्या आया था अभी A/2 आ गया। क्योंकि स्नेल के नियम से अब अपवर्तन तो हो ही रहा है, स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम क्या है, हमारे पास n बराबर साइन I बटे साइन R होता है ना। अब यहां हम क्या कर सकते हैं, I व R के मान रखने पर तो अगर मान रखोगे तो n बराबर क्या आएगा साइन A का मान कितना है डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन R का मान कितना है A/2। क्या यही तो था हमें प्रूफ करने के लिए। ये 3 नंबर में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज इसमें बताता हूं, यदि ये तो हो गया प्रूफ, यदि प्रिज्म पतला हो, प्रिज्म क्या हो पतला हो, अगर प्रिज्म पतला होता है तो फिर हम ये कह सकते हैं जो साइन I है वो किसके बराबर होगा I के, और साइन R किसके बराबर होगा
आर के। साइन को लगाने की फिर आपको जरूरत नहीं है, अगर प्रिज्म पतला है तो फिर n बराबर कितना होगा, साइन हटा दो, डेल्टा m प्लस a बटे 2 अपॉन a बटे 2, 2 से 2 कट गया। तो अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, n बराबर डेल्टा m प्लस a अपॉन a, ये बचा ना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको इधर ले लो, तो एन ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए, ये ए कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एन ए माइनस ए बराबर कितना आएगा, डेल्टा एम। या अब मुझे बताओ यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन आया हमारे पास ए, तो फाइनली मेरे पास डेल्टा एम कितना आएगा, ए तो बाहर आ गया, ए तो क्या हुआ हमारे पास बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा n-1। तो पतले प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिख रहा हूँ ये काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी आपको काम आने वाला है। तो इस तरीके से ये, हालांकि यही काम आपका खत्म हो जाता है, पर पतले प्रिज्म के लिए भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, चले आगे देखो, नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है।